हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक की थ्योरी। स्टैटिस्टिक चैप्टर जिसमें आप पहले भी 9th-10th के लेवल पे आपने मीन मोड मीडियन देखा होगा। ठीक है, मीन मोड मीडियन अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रूल्स, और उसके बाद दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मतलब 2 मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पे। पहले सिलेबस कंटेंट देख लेते हैं, उसके हिसाब से जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ रॉ डाटा, वेरिएट फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता रहनी चाहिए। रॉ डाटा क्या रहता है, वेरिएट फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, length of interval, measure of central tendency, mean, median and mode. ओके, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों फाइंड आउट कैसे करते हैं कि कोई भी तरह की डाटा हो। टाइप्स ऑफ डाटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ओके, देन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल और वेरिएशन। ये जो 5.4 ये टॉपिक है, ये है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रॉ डाटा क्या रहता है, अनप्रोसेस्ड प्राइमरी डाटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इन एवरी हाउस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिलो देन 10। तो ये इंफॉर्मेशन होगी जो आप कलेक्ट करो, कितने बच्चे हैं हर एक घर में, वो कैलकुलेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो प्राइमरी यानी कि हो रहेगी प्राइमरी अनप्रोसेस्ड डाटा रहेगी। फिर उस पर से आप जो एनालिसिस करके या आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि 9 साल के कितने हैं, 1 साल से कम कितने बच्चे हैं, इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं हम उस पर। तो वो रॉ डाटा नहीं रहेगी, वो फिर उस पर प्रोसेस डाटा रहेगी, सेकेंडरी टर्शरी डाटा ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसका यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। जस्ट रॉ डाटा क्या रहता है, जो आप प्राइमरी किसी चीज़ के लिए कलेक्ट करते हो मेजरमेंट्स, लाइक नंबर ऑफ द शू यूज्ड बाय पीपल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। या नंबर ऑफ या फिर मिल्क यूज्ड बाय द पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कॉलोनी या पर्टिकुलर बिल्डिंग, ऐसा कह सकते हैं। सो ये सब प्रोसेस अनप्रोसेस प्राइमरी डाटा की तरह ही वर्कआउट करेगा। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 आर 15, 13, 8, 10, 11, 16, 18, 14, 12, 14। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए गए हैं 20 में से। सो ये क्या है, अनप्रोसेस डाटा है। सिर्फ हमने मार्क्स यहाँ पे क्या है 10 स्टूडेंट्स के, वो हमने लिखे हैं। ठीक है, वेरिएट क्या रहता है, a variable or variate is any characteristics, number or quantity that can be measured or counted. A variable may also called a data item. Okay, a variable और variate मतलब एक वेरिएबल यानी जैसे x, xi इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो हम उसको क्या असाइन करते हैं, जो हमें यहाँ पे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है। ठीक है, हम वो मेजरमेंट या क्वांटिटी उसको असाइन करते हैं। लाइक एक्सआई सपोज करो एक्सआई हम कहते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। ओके, बाय स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे एक्स आई का मतलब है कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक लेंगे, यानी x1, x2, x3 इस तरह से आपके पास 10 डाटा है, 10 x की वैल्यूज हैं। सो ये x की वैल्यूज यानी ये वेरिएबल x की ये वैल्यूज x1, x2, x3, xn, x10। ठीक है, तो ये x वेरिएबल कुछ भी कह सकते हैं, जो क्या असाइन कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है रिलेटेड टू एनी कैरेक्टरिस्टिक और नंबर और क्वांटिटी। ओके, और नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी जैसे age of person in a house, in a building, ठीक है, जेंडर,
फीमेल, मेल, जेंडर और ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं और जेंडर आई मीन ट्रांसजेंडर कितने हैं, ठीक है। तीनों जेंडर के बारे में कैलकुलेशन करने हैं, इसीलिए आप ये प्राइमरी डाटा ले रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो किस एज से किस ईयर ऑफ बॉर्न, कौन से ईयर ऑफ बॉर्न से कौन सी ईयर बॉर्न तक के अभी यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में बंदे मौजूद हैं, ठीक है। सो जस्ट कंपैरिजन, कुछ एनालिस करने के लिए हमें जो बेसिक कुछ डाटा चाहिए होती है, जस्ट लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, एज है, वेट है, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में कुछ एनालाइज करना है, तो उससे रिलेटेड मेजरमेंट हम लोग फाइंड आउट करें। लाइक हमें अगर एज चाहिए कि बिलो देन 1 ईयर के कितने बच्चे हैं, ठीक है, मुंबई में, तो मुंबई के अलग अलग कॉलोनीज में हम लोग बंदे भेजेंगे कैलकुलेट करने के लिए। सिर्फ डाटा लाएंगे वो कि 1 साल से कितने बच्चे आपको मिले इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो सब पर्टिकुलर एरियाज की फाइंड आउट करके उसको ऐड करेंगे। तो उसके बाद आपको जो एनालाइज करना है, मतलब जो डॉक्टर्स या जो भी सरकार को एनालाइज करना होता है वो एनालाइज करेगा। एक और मैं एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पे, सपोज करो राइस का। अब हम मुंबई के बारे में ही बोल रहे हैं, अगर मुंबई में कितना टन राइस यूज होता है या कितना राइस यूज होता है एक पर्टिकुलर डे में, ठीक है, 1 डे में, तो उस हिसाब से सरकार क्या करेगी, एक दिन में इतना हो रहा है तो ऑन एवरेज वो कैलकुलेट करेगी 30 दिन में कितना हो रहा है, ठीक है। 30 दिन का कैलकुलेशन करके भाई हमें इतना टन राइस मंथली चाहिए ही, ठीक है। उस हिसाब से फिर प्रोसेस किया जाता है कि अब इतना राइस के लिए हमें जो ज़मीन है हमारे पास राइस के लिए, वहाँ पे कितना क्या क्या करना पड़ेगा ताकि इतना राइस एक मंथ में ऑब्टेन हो ही हर मंथ के लिए। सो उतना वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्या है कि यहाँ पे राइस की ज़रूरत ज़्यादा है और हमारे पास मिल कम रहा है, उग कम रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो बेटर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम हमारे देश में कम ना हो। ऐसी चीज़ें जो कम हम उसको भरपाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पूरे इंडिया के लिए कर सकते हैं या मुंबई के लिए कर सकते हैं पर्टिकुलरली, तो उतना मेजरमेंट यानी कैलकुलेशन किया जाता है। किस नंबर के जूते ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उस नंबर के जूते पर्टिकुलरली फाइन, सपोज करो 8 नंबर के जूते सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो 8 नंबर के जूते हर तरह के 8 नंबर के जूते आपको मिलेंगे। मतलब वो मेजरमेंट वो सब एनालाइज करके ही करते हैं, वो सब स्टैटिस्टिकल डाटा ही रहता है, एक प्राइमरी डाटा जिसमें से एनालाइज करके वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अब हमें कैसा हमें हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से प्रोड्यूस करनी चाहिए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली स्टैटिस्टिक। अभी फिलहाल तो हम बेसिक पे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है अभी, डेफिनेशन, द फ्रीक्वेंसी of a particular value is the number of times the value occurs in the data, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे हमने अभी डाटा देखी यहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया है, ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। अब इनमें से हर एक नंबर की जो रिपीटेशन है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। 15 कितने बार रिपीट हो रहा है देखो, ठीक है, 4 टाइम। सो 15 4 टाइम रिपीट हुआ। फिर इसके बाद 13 कितने बार रिपीट हो रहा है देखो, ये 1 और ये 2, 13 2 टाइम रिपीट हुआ। उसके बाद 8 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, एक ही बार, 8 1 टाइम, देन 10 11 16 18 ये सभी 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं, इवन 12 भी। इसके बाद हम अगर 14 के बारे में देखें तो 14 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी के डाटा जो है, बाकी की जो भी नंबर्स हैं वो सभी 1 टाइम ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 की फ्रीक्वेंसी यानी उसका रिपीटेशन कितना है, 4 टाइम में डाटा में, सो 4 फ्रीक्वेंसी रहेगी। 13 कितने टाइम में डाटा में, 2 टाइम, सो 2 क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी 13 की। 8 की फ्रीक्वेंसी 1, वैसे ही 10 की, 11 की, 16 की, 18 की और 12 की फ्रीक्वेंसी 1 है इन द गिवन डाटा, 14 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 वही जो मैंने बताया आपको, 15 4 टाइम है सो फ्रीक्वेंसी 4, 13 14 2 टाइम है सो फ्रीक्वेंसी 2, और रेस्ट ऑफ द नंबर्स 1 टाइम है सो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या रहता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप के रहते हैं, लेस देन एंड मोर देन। लेस देन एंड मोर देन, बट इसमें यहाँ पे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब मोर देन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेस देन ईजी होता है यूज़ करने के लिए भी, सो इसलिए हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन जनरल लेस देन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बताई है। Cumulative frequency of a value of a variable is a number of value in the collection of the data less than or equal to the value of the variable. For example, let the raw data be 2, 10, 18, 25, 15, 16, 15, 3, 27, 17, 15, 16. Okay, the cumulative frequency, I think यहाँ पे 23 होगा. Okay, the cumulative frequency of 15 की cumulative frequency, सॉरी ये 3 है, फिर 15 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो सारे नंबर जो 15 से कम है या 15 जितने हैं, ठीक है, वो डाटा में कितने हैं, कितने मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर्स हैं जो 15 या 15 से कम है यहाँ पे। तो आप कलेक्शन में देखो 2 15 से कम है, 10, ठीक है, उसके बाद 15 है, 3 है, 15 है। सो कितने एलिमेंट्स, कितने वैल्यूज मिले? 2, 3, 4 और ये 5, 6। हमें 6 एलिमेंट्स या 6 नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं जो 15 या 15 से कम है। तो 15 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देन 6। इसलिए हमने कहा 15 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? 6। ओके, सो इस तरह से किसी भी नंबर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? वो नंबर और उसे लेस देन, जैसे अभी यहाँ पे 27 है, 27 उससे कम, सबके सब 27 से कम है। 27 या उससे कम की बात करें तो यानी जितने भी सारे नंबर से वो 27 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 क्या रहेगी? सारे के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 में आएंगे काउंटिंग में। ओके, और नेक्स्ट लाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। Classification of data is statistic. In statistics is the process of organizing the data into homogeneous or comparable groups as per their general characteristics. यहाँ पे क्या है ना हम लोग यहाँ पे किस तरह की डाटा फेस करें उस हिसाब से हम मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीडियन, जो भी फाइंड करना हो, हम पहले डाटा देखते हैं, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो डाटा किस किस टाइप की रहती है वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रहती है रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब अभी हमने देखा अनप्रोसेस्ड, ठीक है, अनप्रोसेस्ड प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि जैसे हमने देखा कि हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं रिलेटेड टू सम क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह, ठीक है, उसको हम देंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर 2, 4, 6, 7, 8। ओके, दीज आर रॉ डाटा फॉर द 5 स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा क्या रहता है? ओके, जब आपको इस तरह से यानी 2, 4, 6, 7, 4, 8, 9 सपोज 10 तक नंबर जो दिए गए हैं वो बार बार रिपीट होके, ठीक है, इस तरह से आपको डाटा दी गई है तो क्या होता है ना, हम जब मीन, मोड, मीडियन फाइंड करते हैं ना, ये सब चेन डाटा जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 2, 4, 6 कितने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मैंने 24 नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। अभी 24 नंबर्स का हमें कोई भी कैलकुलेशन करना हो, स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके इसके लिए एनालिसिस करने के लिए कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो तो दिस इज टू मच, मतलब ये बहुत ज़्यादा है ऐड करने के लिए या कोई भी प्रोसेस करने के लिए। तो इसको समराइज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है हमें नंबर्स का, तो इसको समराइज किया जाता है कैसे? अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं? 2, 3 भी है,
4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। फिर अभी 2 कितने बार आपको डाटा में दिख रहा है, जैसे टैली मार्क करते हुए 4 टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी, ये xi की वैल्यूज, मतलब जो वेरिएट की वैल्यूज, यानी कि यहाँ डाटा में जो वैल्यूज दिए गए उसको वेरिएट की वैल्यूज कहेंगे। तो वेरिएट की वैल्यूज क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। उसके बाद फ्रिक्वेंसी 2 4 हमें यहाँ पे कितने टाइम दिख रहा है, 4 टाइम। फिर 3 कितने टाइम दिख रहा है, 1 2 3 टाइम दिख रहा है 3, सो 3 की फ्रिक्वेंसी 3। 4 1 2 3 एंड 4 टाइम 4 दिख रहा है हमें, सो 4 की फ्रिक्वेंसी 4। अभी 5 कितने बार दिख रहा है हमें, 1 टाइम, ओके, सो 5 की फ्रिक्वेंसी 1। 6 कितने बार दिख रहा है हमें, 2 टाइम, सी, तो 6 की फ्रिक्वेंसी 2। 7 कितने टाइम दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 टाइम दिख रहा है, सो 7 की फ्रिक्वेंसी 4। फिर 8 1 2 3 टाइम 8 दिख रहा है, सो 8 की फ्रिक्वेंसी 3। 9 2 टाइम दिख रहा है और 10 1 टाइम दिख रहा है। इन सभी फ्रिक्वेंसीज का एडिशन आप करोगे तो ये आपको 24 मिलेगी, ठीक है। तो ये डाटा, इस डाटा को प्रोसेस करने से इस डाटा को प्रोसेस करना कंपैरेटिवली इजी रहता है, और इस तरह की डाटा को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा कहा जाता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा, ओके। सो इस तरह से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा बनता है। ये रही 2 तरह की डाटा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में, 2 टाइप्स की डाटा हमने देखी। अब लास्ट 3rd टाइप की डाटा कैसे रहती है उसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब ये क्या रहता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा कैसा रहता है। सपोज करो आपके पास जो 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपको दिए गए हैं, लाइक आउट ऑफ 30, ठीक है। आउट ऑफ 30 आपको 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए। तो आप सपोज करो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 60 स्टूडेंट्स के मार्क आउट ऑफ 30 हमने लिखे हैं, तो उसमें कैसे 1 2 3 अप टू 30 आपको वैल्यूज दिखेंगे। बट ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है 30 वैल्यूज को लिए ऑब्जर्व करना। तो मतलब अगर हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में भी लिखें कि 1 कितने टाइम है, 2 कितने टाइम है गिवन डाटा में, 1 कितने स्टूडेंट्स के पास है, 2 कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 3 कितने स्टूडेंट्स को नंबर मिला है, तो ये सब बहुत टफ हो जाता है एक मार्क के लिए देखना। इवन कहीं पे हम इतनी बड़ी डाटा में हो सकता है ऑब्जर्वेशन मिस कर दें, ठीक है, या फिर इसमें कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लगता है इस तरह की। तो इसे एक और वे में हम 60 स्टूडेंट्स की डाटा जो है हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम, ओके। 60 स्टूडेंट्स की डाटा दी गई है, रॉ डाटा दी गई है, इसमें हमें डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो 0 से 30 मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम 30 मार्क्स का है, तो अब इसे हम ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ठीक है। सो ये हमें 6 क्लास में, अब हम 0 to 5 को यहाँ इंक्लूड करोगे तो यहाँ एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। एक क्लास में 5 इंक्लूड करना है, दूसरे क्लास में जहाँ से 5 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक्सक्लूड कर दो तो भी चलेगा। तो भी 0 to 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 to 10 कितने स्टूडेंट हैं, 10 to 15 अब आपको पता है कि आपको अपर लिमिट यहाँ पे एक्सक्लूड करनी है, कैसे भी कर सकते हो, या यहाँ एक्सक्लूड करो यहाँ इंक्लूड करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ओके। तो सपोज करो मैं 5 को यहाँ पे लोअर लिमिट्स को एक्सक्लूड कर रही हूँ हर एक क्लास में से, तो 5 0 तो इधर आएगा ही, ठीक है। 0 to 5 जितने स्टूडेंट है यहाँ लिखेंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। और 0 to 5 जो ये क्लास टाइप लिया है 0 to 5 यानी 0 से लेके 5 तक जो कोई भी नंबर हो उसको वो इस क्लास में आएगा, ठीक है। तो इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। ये ग्रुप मतलब क्योंकि है ना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ग्रुप लिख रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम
ढूंढेंगे। तो 0 to 5 जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनको 0 से 5 तक के नंबर मिले हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिखना है। सपोज करो 5 है, फिर 5 to 10 स्टूडेंट कितने हैं, सपोज करो 2 है, फिर 10 to 15 स्टूडेंट सपोज करो 8 है, फिर 15 to 20 स्टूडेंट 50 to 20 सॉरी नंबर्स 50 to 20 3 है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करके हमें लिखना है सारे यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर जो ये फ्रीक्वेंसीज है इनका एडिशन डेफिनेटली 60 होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या काउंट कर रहा है, ये पूरे नंबर्स 60 नंबर्स जो है जो भी 60 डाटा है उसको समराइज कर रहे हैं यहाँ पे हम, कितना कि इस ग्रुप में कितने नंबर जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने बार दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सो इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करने का अलग अलग प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। पहले क्लास इंटरवल देख लेते हैं। क्लास इंटरवल वन जैसे हमने देखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से क्लास देखे हमने। उसमें क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, आपको क्लास लिमिट आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो क्लास इंटरवल, या फिर लेंथ ऑफ द इंटरवल भी सेम ही रहेगी। अपर में से लोअर लिमिट कट कर दो, सेम ही रहेगी। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी क्लासेस देखेंगे वो इक्वल इंटरवल के होंगे हमेशा मैक्सिमम। ठीक है, और इस यहाँ पे आपको इक्वल इंटरवल के क्लासेस के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। अनइक्वल क्लासेस के बारे में यहाँ पे आपको करिकुलम में नहीं है। ओके, उसके बाद है मिड वैल्यू। व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। सपोज करो 0 to 5 क्लास हमने जैसे इंक्लूड किया। मिड वैल्यू क्या रहता है, एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। जैसे 5 to 10 अगर क्लास है यहाँ पे यानी 2.5, 5 to 10 एक क्लास है तो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एडिशन करके उसका एवरेज कर दो, यानी 15/2 यानी 7.5। अगर कोई क्लास है जिसका जो लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 30 है, तो उसकी मिड वैल्यू क्या रहेगी, इस दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, विच इज 50/2 विच इज 25। सो इस तरह से हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मिड वैल्यू का इम्पोर्टेंस है जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल यूज करने के लिए हमें मिड वैल्यू की जरूरत पड़ती है। स्टैटिस्टिकल टूल यानी कि यही मीन मोड मीडियन और डिस्पर्शन फाइंड आउट करना। Mid value is taken by first finding the sum of the lower limit interval and upper limit of the interval. Okay, and dividing it by 2, or you can say average of the upper and lower limit. Next line, measure of central tendency, mean mode median कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा 3 तरह की डाटा है, रॉ डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। तो इन तीनों के लिए मीन फाइंड आउट करना, फिर मीडियन फाइंड आउट करना और फिर मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। मतलब बेस एक ही है, डेफिनेशन मीन जैसे फाइंड आउट करते हैं हम है वही, लेकिन उसको रॉ डाटा के बाद अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा के डेफिनेशन के अनुसार स्टैंडर्डाइज किया गया है। वैसे ही ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए भी स्टैंडर्डाइज किया गया है हर एक एवरेज को। ठीक है, यानी यहाँ पे मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके लिए, रॉ डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। तो उनके लिए रूल्स अलग अलग है। ठीक है, मीन के लिए रॉ डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करेंगे, फिर मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों के लिए अलग डिफरेंट फॉर्मूला है, फिर मीडियन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है तीनों के लिए। तो हम देखते हैं कौन से फॉर्मूलीज हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन ऑफ द रॉ डाटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रॉ डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन मीन्स x बार। सो x1 x2 xn, आपके पास ये n ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, वेरिएबल x के। सो आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। सो सपोज करो मीन है x बार, तो x बार मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि अभी 2, 4, 6, 8, 9 ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सो इनका सम कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5।
ये इनका इन डाटा का मीन देगा। ओके, सो जस्ट कैलकुलेशन करना है सम ऑफ दी, इसका सम सॉल्व करके 5 से डिवाइड कर दोगे, आपको मीन मिल जाएगा। और इसी डाटा को फिर से हम इस वे से एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन डी आई अपॉन n। अब a क्या है यहाँ पे, एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन मीन्स वन ऑफ एक्स आई, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन को हम a सपोज करते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास है डी आई एक्स आई माइनस ए, हर एक ऑब्जर्वेशन में से जो ये हमने a एज्यूम किया है वो माइनस करेंगे। उसके बाद n समेशन ऑफ एफ आई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स ओके सपोज करो 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं एक्स आई। अब आप क्या करोगे, a एज्यूम करो कोई भी वैल्यू, तो मैं 3 को एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, 3 को मैं एज्यूम कर रही हूँ एज सो 3 को एज्यूम कर रही हूँ मैं एज अ एज्यूम मीन। सो डी आई क्या रहेगा, एक्स आई में से 3 माइनस करना, यानी ए की वैल्यू यहाँ क्या है 3। ओके, अब इसके बाद मैं हर एक ऑब्जर्वेशन से 3 माइनस करूँगी, -2 -1 0 1 2। ओके, उसके बाद फिर समेशन लेना है इन डी आई का, तो ये समेशन 0 हो रहा है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू a प्लस समेशन डी आई अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सो a यहाँ 3 है, d 0 है, n की वैल्यू 3 है, ओवरऑल 3 हमें मीन मिला। इस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन, मीन ऑफ द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, जैसे मैंने की कहा एक्स आई और एफ आई दिया रहेगा, ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटेशन दिया रहेगा क्या है। ओके, सो सपोज करो अभी डायरेक्ट मेथड उसके लिए कैसे यूज करेंगे, लेट एक्स बी द वेरिएट एंड एफ बी द फ्रीक्वेंसी, लेट x1 x2 xn आर वैल्यूज ऑफ वेरिएट x, जैसे कि यहाँ पे x है 1 2 3 4 5 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 1 5 4 3 सपोज करो है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ द दिस वैल्यू इन द गिवन डाटा। सो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ f1 f2 fn कंसिडर किया है करस्पॉन्डिंगली फॉर each value of the variate. Now what of mean here, summation fi xi upon summation fi equal to summation fi xi upon n। summation fi मतलब frequencies का एडिशन, जो ये frequencies का एडिशन हम करेंगे, ठीक है, 5 5 10 and 15 यहाँ पे मिल रहा है, और फिर xi fi का प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, इन दोनों का प्रोडक्ट 16, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, और फिर समेशन एक्स आई एफ आई, यानी इस कॉलम का सम लेना है, 2 2 15 16 15 30 45 46 47 48 49 50 50 मिला। सो यहाँ पे हमें समेशन एफ आई एक्स आई 50 मिला इस एग्जांपल में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 15 है। सो अगर हम डिवाइड करेंगे ठीक है, 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे 10/3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3.333 ये हमें एक्स बार मिला। इस तरह से हम एज्यूमिंग मेथड से एक्स बार फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है मीन ऑफ द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, बाय शॉर्टकट मेथड और एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड मतलब अगेन हमें ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन n, जहाँ पे a है एज्यूमिंग, जो रहता है 1 ऑफ एक्स आई, जो हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में एक्स आई दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 मैंने कहा था, ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी है 2 1 5 3 2, ठीक है, कंसिडर कर लो ऐसे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक्स है, कोई भी एक्स है, सपोज करो मैं 3 को सपोज करी एज्यूमिंग, तो मैं क्या करूँगी, अब डी आई फाइंड आउट करूँगी। डी आई क्या रहेगा, हर एक एक्स आई में से a माइनस करना है, a क्या लिया है 3 लिया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं 3 माइनस करूँगी, -2 -1 0 1 2 मिलेगा। ओके, उसके बाद एफ आई डी आई, इन दो कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जो है मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है, इस कॉलम में। सो -4 -1 0 3 4 इनका सम लिखूंगी,
और यहाँ पे इसका सम ले लूंगी। ओके, इसका सम क्या है 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13, और इसका सम कितना मिला, इसका सम मिल रहा है 2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 13, ये ही n है और यही समेशन fi है। ठीक है, n एंड समेशन fi दोनों सेम रहते हैं। तो अभी यहाँ पे एज्यूम मीन मतलब 3 है, प्लस fi दिया है 2 मिला, n मिला हमें, n क्या है 13 है, इसको कैलकुलेट करोगे 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो ये हमारा एज्यूम मीन से x बार मिल गया फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए। ओके, दिया है xi माइनस a रहता है। मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा मतलब वही हमने कहा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 0 to 5 जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है फॉर एग्जांपल। ठीक है तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा है। इस पे हम डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड करना है जो है xi, मिड वैल्यू मतलब दोनों अपर लोअर लिमिट का एवरेज लेना है, अपर लोअर लिमिट का एवरेज लेना है, अपर लोअर लिमिट का एवरेज लेना है। तो ये रहा xi। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड में क्या है, समेशन fi xi अपॉन n, ये रहा समेशन fi, और यहाँ fi xi के प्रोडक्ट ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखो, इसका समेशन ले लो, फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, समेशन fi xi एंड n मतलब समेशन fi। ठीक है, अपर बाउंड्री प्लस xi क्या है, अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री अपॉन 2 ऑफ द गिवन डाटा, जो हमने यहाँ फाइंड आउट की। मिड वैल्यू मीन्स मिड वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ग्रुप डाटा में जब भी आप मीन फाइंड आउट कर रहे हो, आप जब भी ग्रुप डाटा में, तो आपको मिड वैल्यू की जरूरत है ही। उसके बाद fi क्या है, करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज, n है समेशन fi, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें फ्रीक्वेंसीज का एडिशन से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड जो आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा को जब डाटा बहुत ज़्यादा, ये शॉर्टकट मेथड जो है ना, शॉर्टकट मेथड या फिर आपने कहा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों है? अगर हमारे पास एक है तो एक ऑलरेडी एक मेथड है, तो एज्यूम मीन की या स्टेप डेविएशन मेथड की ज़रूरत क्यों है? तो ये दोनों मेथड क्या करते हैं कि जब डाटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब हर एक डाटा का वेटेज जो है ज़्यादा है, हर एक एलिमेंट का, नहीं लाइक 900 में मिल रहे हैं, सभी वैल्यूज़ 900 में हैं, तो हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एज्यूम मीन की वजह से क्या हो जाता है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। एज्यूम मीन को, स्टेप डेविएशन फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकी वजह से क्या हो जाता है, कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं, टफ नहीं लगते हैं। सो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना है, एक्स बार फॉर्मूला है a प्लस समेशन fi दिया है अपॉन n इंटू सी, सी जहाँ पे क्लास इंटरवल रहता है, वेयर आएगा एज्यूम मीन ऑफ द गिवन डाटा a। अब a कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं बताती हूँ। di इज xi माइनस a अपॉन सी, xi is mid value of the class interval and c is equal width of class interval, means upper boundary minus lower boundary। ओके, यहाँ पे n के बारे में समेशन fi होगा n इक्वल टू, अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 0 to 5 ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये 4 क्लास लेती हूँ। यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है। सपोज करो अब यहाँ पे xi फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। xi मतलब मिड वैल्यू, सो 2.5, 7.5, 12.5 एंड यहाँ पे 17.5 मिड वैल्यू मिलेगा। मिड वैल्यू कैसे करना है, एवरेज लेना है अपर एंड लोअर लिमिट का। 0 + 5 अपॉन 2 2.5 मिलेगा, 5 + 10 अपॉन 2 7.5 मिलेगा, 10 + 15 अपॉन 2 12.5 मिलेगा, 15 + 20 अपॉन 2 17.5 मिलेगा। ये मिड वैल्यूज हैं इन करस्पॉन्डिंग क्लास के। उसके बाद हमें क्या करना है, मीन एज्यूम करना है। इनमें से xi में से कोई भी एक मीन एज्यूम करो।
मैक्सिमम मिडल वैल्यू करते हैं, यहाँ पे मिडल में 2 वैल्यूज है तो मैं 7.5 ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं डी आई फाइंड आउट करूँगी। डी आई की डेफिनेशन क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। सो यहाँ पे क्या होगा, डी आई की एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे क्या लिया मैंने 7.5। सी क्लास इंटरवल का विथ क्या है, क्लास का ये 5 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5। सो हर एक क्वांटिटी, अब मैं एक्स आई में से 7.5 माइनस कर रही हूँ, 2.5 माइनस 7.5 माइनस 5, माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, आप करके देखो कैलकुलेशन। उसके बाद हम एफ आई डी आई का प्रोडक्ट ले लेंगे ऑन नेक्स्ट लाइन, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, ये -1, इसका प्रोडक्ट करना है 0, 12 का और 1 का प्रोडक्ट करना है 12, 10 and 2 का प्रोडक्ट करना है 20। इसका समेशन लेना है, समेशन एफ आई डी आई, जो हमें मिलेगा 31। समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 8, 9, 10, यानी 10, 20, 30। ओके, सो 30। सो ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे। सी की वैल्यू हमें पता है 5 है, सो यहाँ पे एज्यूम मीन क्या है हमारा 7.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई हमें कितना मिला 31 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, ये एन रहता है यानी 30 इनटू क्लास इंटरवल या विथ ऑफ द क्लास। उसका मतलब क्या है, अपर लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्लास इंटरवल यानी इक्वल विथ ऑफ द क्लास क्या है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। सो वो क्या है 5 है यहाँ, ये 6 टाइम लगेगा। ओके, इसके बाद हम 31/6 कैलकुलेट करेंगे, जो भी होगा उसको उसमें 7.5 प्लस कर देंगे। तो अब कैलकुलेट करके देखो क्या मिलता है। ओके कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 7.5 प्लस ये 5.40 36, हाँ 6, ठीक है 5.16 मिलेगा समथिंग। इस दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 12.66, ठीक है 12.66। तो ये रहा हमारा मीन। तो इस तरह से हम मीन फाइंड करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से। और नेक्स्ट लाइन चलते हैं हम। सेटल टेंडेंसी में मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दो सेट है ए और बी, ठीक है। n1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सेट ए में, एंड x बार मीन ऑफ द सेट ए है। n2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सेट बी में, x2 मीन है सेट बी का। देन द कंबाइंड मीन यानी ए और बी को जोड़ दें अगर दोनों सेट को, ठीक है, तो उनका जो कंबाइंड मीन है वो कैसे मिलेगा। अगर आपके पास ए का सेट ए का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n1 की वैल्यू है, सेट ए का मीन पता है, सेट बी का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है और मीन पता है, तो अब दोनों को मिला के कंबाइंड मीन इस तरह से फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। x बार इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। n1 x1 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन ऑफ द सेट ए प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन ऑफ सेट बी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेट बी। Median divides the data into two equal parts, that is half part above the median and half part below the median. Median क्या रहता है, सपोज 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू इन xi में से ही या ना भी हो इसमें से, ठीक है, इनमें से ना भी हो, लेकिन ऐसी वैल्यू इनके बीच में जो आधी ऑब्जर्वेशन 50% ऑब्जर्वेशन जो है उसके नीचे हो और दूसरी आधी ऑब्जर्वेशन जो है उसके नीचे हो, यानी उससे बड़ी हो। आधी ऑब्जर्वेशन उससे छोटी हो, आधी ऑब्जर्वेशन उससे बड़ी हो, बचे हुए, ठीक है। सो 3 क्या रहेगा यहाँ, मीडियन रहेगा फॉर दिस। ओके, सो मीडियन फाइंड आउट करने का जो रॉ डाटा का फॉर्मूला है, x be a variate with the n number of observations and these observations are arranged in ascending or order। जो भी आपको गिवन जैसे कि 12 13 1 2 5 ऐसा दिया, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले, ये देखो लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे पहले रॉ डाटा के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे कम पहला आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा,
फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इससे करके हमने बढ़ते क्रमांक में यानी लिखना है गिवन ऑब्जर्वेशंस को। ओके, उसके बाद n इवन नंबर है, अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं 5 दिख रहे हैं, n 5 है, 5 क्या है ऑड। अगर इवन होता तो सपोज करो 14 होता यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया n अभी 6 हो गया यानी इवन। तो हमें कैसे मीडियन फाइंड करना है, n/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1th प्लेस ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो मीडियन क्या रहेगा इन दिस केस, हम देखते हैं इस एग्जांपल के लिए। n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन, ओके, प्लस 6/2 प्लस 1th प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। अब ये प्लेस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम कह सकते हैं इसका मतलब 3 है और ये 3 + 1 यानी 4 है, यानी 3rd प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 3rd प्लेस यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा है उसमें 3rd प्लेस पे क्या है 5, वो ले लो, और 4th प्लेस पे क्या दिख रहा है 12, वो ले लो, और उसका एवरेज कर लो 17/2 यानी 17/2 which gives you 8.5। ओके, सो ये रहा हमारा मीडियन। तो आप देख रहे हो 8.5 हमें ऑब्जर्वेशन में दिया नहीं गया, लेकिन ये मीडियन मिला है। तो मीडियन ऐसी ऑब्जर्वेशन रहेगी जिसके अबोव, जिसके ऊपर आधे ऑब्जर्वेशन रहेंगे और जिसके नीचे बचे हुए आधे ऑब्जर्वेशन रहेंगे। ओके और अगर n ऑड है तो जैसे कि हमने लिखा 1 2 12 5 13 लिखा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। n यहाँ पे 5 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, मतलब ऑड है। ऑड है तो हमें क्या करना है, मीडियन क्या रहेगा n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन। मतलब अभी मीडियन फॉर्मूला क्या है इसका, मीडियन का ऑड के लिए, n ऑड के लिए n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन। n क्या है 5 + 1/2, ठीक है, 5 + 1 यानी 6/2, ठीक है, 6/2 यानी 3rd प्लेस ऑब्जर्वेशन। 3rd प्लेस ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें गिवन डाटा में, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है 5। सो हमारा 5 क्या रहेगा, मीडियन रहेगा फॉर दिस एग्जाम्पल। और नेक्स्ट लाइन, मीडियन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। Prepare the table containing a column of cumulative frequency. The last value is the column. In the column is the total frequency. इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेके करती हूँ। x1 1 2 3 और यहाँ पे 3 2 1 दिया गया। सपोज करो फ्रीक्वेंसी 3 2 1, सो फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जितना नंबर दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी और उससे कम की फ्रीक्वेंसी। 1 सबसे कम है, 1 का क्या है 3, इसको ऐसे ही लिखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले का फ्रीक्वेंसी वैसे का वैसे लिख दो। दूसरे का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फर्स्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐड होके यहाँ पे लिखनी है विच इज 5। फिर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी विच इज 6। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हो ये 6 है यहाँ पे। ये रहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। एक और वे बताती हूँ, मतलब एक बार और बताती हूँ। 4 5 8 9 7 और सपोज करो इसका है 5 2 1 8 2। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वैसे लिखनी है, सेकेंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है, यहाँ पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी सेकेंड की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विच इज 7। ओके, ये 5 + 2। उसके बाद ये 7 1 के साथ ऐड होगा और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा। ये 8 के साथ ऐड होगा और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा 16। ये 8 + 8 यानी 16 2 के साथ ऐड होगा और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा विच इज 18। ओके, सो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गए। उसके बाद हमें क्या करना है, द मीडियन n+1/2 प्लेस ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। द वैल्यू इज क्लोजर टू द और लेस टू द n/2 वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे दिख रहा होगा 18, या इसको ऐड करोगे तो भी आप देखोगे ये 18 मिल रहा है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कितना 18, n की वैल्यू 18 है, 18 + 1/2 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन, यानी 9.5 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप। 18 + 1 19 यानी 9.5 प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ पे 7 है, 8 है, 16 है, 18 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 5 8 9 7, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज लिखे हैं 5 2 1 8 2, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मिली 5 7 8 16 एंड 18। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशन में 4 या 4 से कम कितने एलिमेंट है, 5, ठीक है। 7 का मतलब क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशन में 5 या 5 से कम कितने एलिमेंट है, 7, ओके। तो हमें अभी क्या देखना है, 9 + 5th ऑब्जर्वेशन कहाँ कंप्लीट होती है। सो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन, यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है, यहाँ 8 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं। 8 के बाद 9 10 11 यहाँ 16 पे कंप्लीट होती है, जहाँ 16 कंप्लीट, 8 के बाद 9 10 11 अप टू 16th ऑब्जर्वेशन जो है वो 9 पे कंप्लीट हो रही है, मतलब 9.5 भी इसमें ही आएगा। सो ये रहा हमारा मीडियन, एक्स की वो वैल्यूज जो 9.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करती हो। 8 के बाद 9 10 जो कंप्लीट हो रही है वो यहाँ हो रही है 9 पे, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 के बाद 9.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 8 के बाद, 8 के बाद यहाँ डायरेक्ट 16 है, मतलब 8 के बाद 9 से लेके 16 तक जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इस पे कंप्लीट हो रही है, एक्सआई पे। कौन सा एक्सआई है, 9। सो हमारा मीडियन क्या रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा। मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, मीडियन L + n/2 minus cumulative frequency upon FM into C. L is lower limit of the median class. Median class is decided by the calculating n/2 value that corresponding to the cumulative frequency value in table or value lesser than n/2 value, ठीक है। cumulative frequency class ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए कैसा रहेगा, 0 to 5 5 to 10 10 to 15, फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 सपोज, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे 2 5 और यहाँ पे क्या मिलेगा 10, ओके। अब इसमें हमें क्या देखना है, n/2 यानी कि 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ, मतलब ये हमारा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मिल गया, मीडियन क्लास सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मीडियन इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में। उसका लोअर लिमिट है 5, सो एल की वैल्यू 5 मिली, ओके। n/2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 5 है, ठीक है, जो यहाँ पे क्वांटिटी रखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें आपको जो और आगे डिस्क्रिप्शन दिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, उसी क्लास की, प्रियर टू मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑफ द क्लास प्रियर टू मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास के अबोव द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। सो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये वाली, ठीक है, ये CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रियर क्लास, यानी CF यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, ओके। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, उसी क्लास की जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, FI से डिनोट करेंगे ये सारे वैल्यूज। और यहाँ पे और क्या चाहिए, C, क्लास विथ क्या दिख रहा है, अपर लोअर लिमिट में डिफरेंस क्या है, 5, ये क्लास विथ। ये सारे वैल्यूज जो रिक्वायर्ड हैं ये कैलकुलेट करने के लिए मीडियन सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ओके। मोड क्या रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मॉडल में जो भी मैक्सिमम नंबर, जैसे हमने 15 को देखा था एक ऑब्जर्वेशन में, 15 14 12 13 15 ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे जैसे देख रहे हो 15 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है यानी फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है गिवन ऑब्जर्वेशन में, उसे हम मोड कहते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही मोड एग्जिस्ट हो, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऐसे वैल्यूज़ नंबर हो सकते हैं जो डाटा में सेम नंबर ऑफ टाइम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं। मोड ऑफ द रॉ डाटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो हमारे पास n ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। मोड ऑफ दिस रॉ डाटा इज द वैल्यू ऑफ x दैट अकोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जैसे हमने अभी 15 के साथ देखा, एग्जांपल देखा। सो जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है दैट विल बी द मोड, और ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा वैल्यू ऐसी हो। मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, x be the variate and f be the frequency, then let the distribution be mode of this distribution is the value of x, that maximum frequency value 1 2 3 4 5 8 10 2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। किसकी है? 3। सो मीडियन क्या होगा? सॉरी मोड क्या होगा? मोड पढ़ रहे हैं हम, मोड इज 3। सो ये रहा वेरिएट की वो वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसे मोड कहा जाता है, ठीक है। अगेन मोड एक हो जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। यहाँ पे ये F1 F2 ये क्या है ये देख लेते हैं। L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या रहता है? अभी मॉडल क्लास मतलब क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे मॉडल क्लास कहते हैं। इसके बाद F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू मॉडल क्लास, फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, 15 to 20। इनमें से हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं 5, 10, 12, 10, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है, किसकी है? 10 to 15 की। सो 10 to 15 हमारा क्या रहेगा? मॉडल क्लास रहेगा, ठीक है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 10, तो L की वैल्यू मिल गई 10, जो यहाँ पे L फॉर्मूले में है, इसकी वैल्यू मिल गई। अब F1 जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, F0 क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इस क्लास के प्रीवियस पहला क्लास कौन सा है? ये रही F0, ठीक है। मतलब F0 क्या है? 10। उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये रहा F1, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मतलब उसके बाद का क्लास, उसके बाद का क्लास कौन सा है? 15 to 20। इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, ये रहा हमारा F2। सो ये सारे वैल्यूज हमें, अब F2 क्या मिला? 10। सो ये सारे वैल्यूज हमें चाहिए, प्लस एक और चीज है C, क्लास विथ। क्लास विथ यानी इंटरवल अपर एंड लोअर लिमिट में डिफरेंस क्या है? वो 5। ये सारे वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके मोड फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इस तरह से मोड फाइंड आउट किया जाता है। और नेक्स्ट लाइन, अब हम आए हैं मेजर ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड मीन डेविएशन। इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/n समेशन xi माइनस x बार, ठीक है। यानी मीन फाइंड आउट करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करो, उसका मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, और उसका समेशन ले लो, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मिल जाएगा। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है x बार इज मीन ऑफ द n वैल्यूज। हाँ, DI से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यानी आप क्या करोगे? गिवन ऑब्जर्वेशन में से मीडियन फाइंड आउट करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस करो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, उसका समेशन ले लो, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल जाएगा। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। सो मीन डेविएशन समेशन fi mod of xi minus x bar अपॉन समेशन fi, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 2 4 1। सपोज
इस तरह से एग्जांपल दिया गया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट करोगे। एक्स बार आप जिस तरह से भी एज्यूम इन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, तो ये 2 एक्स बार के लिए जा रहे हैं, 4 2 जा 8 3, ठीक है। इसका समेशन लेंगे, 13 मिला। फ्रीक्वेंसीज 8 9 6 7 7 मिला, 13/7 समेशन xi fi अपॉन समेशन fi 13/7 यानी कि कितना मिलेगा 1.8 समथिंग। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन से 1.8 माइनस करना है और यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे आप, ठीक है। 1.8 माइनस करोगे, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, सभी पॉजिटिव लेना है। फिर इस कॉलम का समेशन लेना है जो होगा समेशन xi माइनस x बार, ओके। और उसको फ्रीक्वेंसी है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, हर एक ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर इसका समेशन फाइंड करना है इस कॉलम का, जो हो समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार होगा। ये हमें चाहिए और हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। फिर मीडियन के लिए भी सेम क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन का मीडियन फाइंड आउट करो डाटा का, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस करो, ठीक है। और मॉडुलस ले लो उसका, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव ले लो डिफरेंस का, हर एक ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो उस कॉलम का। फिर एडिशन ले लो जैसे हमने यहाँ पे किया, समेशन fi से डिवाइड करो यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल जाएगा। where m is median, mean deviation for the group data, ग्रुप डाटा के लिए भी सेम वैसा ही, पहले आप xi यहाँ पे क्या रहेगा, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, जैसे कि हमने क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 फॉर एग्जांपल। सो मिड वैल्यू लेनी है 2.5, 7.5 और यहाँ पे मिलेगी 12.5 इस तरह से। फिर वो हर एक मीन से माइनस करनी है मिड वैल्यू, यहाँ पे मीन है फ्रॉम मीन है तो मीन से माइनस करना है हर एक वैल्यू, उसका मॉडुलस लेना है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस कॉलम का एडिशन ले लेना है, ठीक है। और ये हमारा न्यूमरेटर है, रिक्वायर्ड न्यूमरेटर फॉर दिस देखो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें समेशन fi से मिलेगा, ओके। इसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करो डाटा का, हर एक मिड वैल्यू से मीडियन माइनस करो xi माइनस m, मॉडुलस ले लो उसका, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो उसको, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और उस कॉलम का एडिशन ले लो और फिर उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो, आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से माइनस करेंगे, डेविएशन फ्रॉम द मीन मतलब मीन से माइनस करो हर एक ऑब्जर्वेशन को और फिर उसका स्क्वायर लो, ठीक है। और उन सब का समेशन ले लो, उसका अंडर रूट ले लो, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट लाइन वेरिएंस यानी जस्ट स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करो। स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है सिग्मा, ठीक है, स्मॉल सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे वेरिएंस मिल जाएगा और वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा और वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिलेगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डाटा देखते हैं। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना है,
हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करो, उसका स्क्वायर लो, समेशन लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज दिए हैं, एक्स बार आपने फाइंड किया है। हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर लोगे और इसका समेशन ले लो। ठीक है, और इस समेशन को आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन या समेशन एफ आई से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मीन बताया है कि मीन कैसे फाइंड आउट करना है। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा मतलब जिसमें एक्स आई और एफ आई दोनों दिए रहते हैं। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, हर एक एक्स आई में से एक्स बार यानी मीन माइनस करना है। ठीक है, फिर उसको फ्रिक्वेंसी से उसका स्क्वायर करना है, फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर करो, फिर इस क्वांटिटी को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस कॉलम में जो भी मिलेगा उसे समेशन उसका सम कर दो पूरे कॉलम का। ठीक है, जो ये क्वांटिटी मिलेगी उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये में स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा फॉर द अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा, इसके लिए है वही वे है, पर यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 5, जैसे 5 to 10, 10 to 15। तो एक्स आई क्या रहेगा, मिड वैल्यू रहेगा, जैसे 2.5, 7.5 और 12.5 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी जो भी होगी यहाँ पे 1, 2, 3 सपोज करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्स आई में से एक्स बार यानी कि मीन माइनस करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर इस क्वांटिटी को करस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे समेशन फाइंड करेंगे इस कॉलम का और इसको समेशन एफ आई यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे इस क्वांटिटी का, जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सब बताया गया है कि डी आई क्या रहेगा, एफ आई क्या रहेगा। डी आई मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर एक्स आई से सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, मीन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन से फाइंड आउट कर सकते हो। ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, if in a group frequency distribution if step deviation method are considered, step deviation method से अगर कहा गया है कि standard deviation find करो, तो ये रहा उसका सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अबाउट द ऑर्बिट, जहाँ पे डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन सी है, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। इसमें कैसा है, मतलब आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया गया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ओके, और फ्रिक्वेंसीज है 1, 2, 3 फॉर एग्जाम्पल। तो एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा 2.5, 7.5 एंड 12.5 है। उसके बाद आप क्या करोगे, डी आई फाइंड करोगे। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, एज्यूम करना है मीन कोई भी, सपोज 7.5 कर रहे हो, सो हर एक मिड वैल्यू से 7.5 माइनस करो और उसको सी यानी क्लास विथ विच इज 5 है उससे डिवाइड करो, जो भी क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, उसको फिर दो और हमें यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक एफ आई डी आई का, एक एफ आई डी आई स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना है, डी आई स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर एफ आई डी आई का कॉलम और एफ आई डी आई स्क्वायर का कॉलम। तो इनका सम लोगे तो समेशन एफ आई डी आई मिलेगा, इसका सम लोगे समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर मिलेगा। दोनों की जरूरत है, यहाँ एफ आई डी आई स्क्वायर का समेशन, यहाँ एफ आई डी आई का समेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी क्लास विथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे कैलकुलेट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अभी दो ऑब्जर्वेशन सपोज करो, दो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर दिया गया है या और उनके प्राइमरी डाटा दी गई है या कुछ भी डाटा दी गई है दो अलग अलग सेट का, सेट 1 एंड सेट 2 का। ठीक है, तो कंपेयर करना है, सेम टाइप की सेट है, दो अलग अलग बंदों के बारे में बोलो, ये है मार्क्स हैं, तो इनका कंसिस्टेंसी यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा बेटर, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में एक जैसा और बेटर कौन सा है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वो अच्छा है, एक जैसा है, ऐसा एक जैसा है, वो कौन सा है, वो एक बंदा कौन सा है। यानी क्रिकेटर के बारे में जैसे हम सोचते हैं कि
जो कंसिस्टेंटली इतने रन्स तो बनाएगा ही। सपोज सेट 1 जो है एक क्रिकेटर है, फर्स्ट ए क्रिकेटर है, और सेट 2 में बी क्रिकेटर के रन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, डाटा दी गई है, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कंसिस्टेंट कौन सा प्लेयर है। कंसिस्टेंट मतलब कि यार वो अगर पिच पे जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए तो इतने रन्स तो बनाने ही है उसने ऑन एवरेज, हमारे मतलब माइंड में रहता है ये रन्स बनाएगा, लाइक है ना। किसी किसी के बारे में हमारा ऐसे रहता ही है कि अरे ये रन्स बनाएगा, क्या देख के, उसके पहले के परफॉर्मेंस देख के हम लोग बोलते हैं। सो हम लोग कैलकुलेटिवली बताएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, तो कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों सेट का, सपोज करो सेट 1 एंड सेट 2 है हमारे पास, ठीक है, तो उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आइदर गिवन हो और हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेट का फाइंड आउट कर लो। अब इनमें से जो कौन सा मोर कंसिस्टेंट है, यानी जिसने करीब करीब इतने रन्स तो बनाने ही है, ठीक है, लाइक यानी कि उसकी जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक वैल्यू के बहुत बहुत करीब है, ऐसे मतलब बहुत एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, और दूसरी जो है बहुत अलग, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कभी ज़्यादा तो कभी कम है, ऐसा भी हो सकता है। सो कंसिस्टेंसी मतलब जिनकी जो गिवन वैल्यूज है बहुत नज़दीक है एक दूसरे से, ठीक है। सो ऐसे हमें डाटा फाइंड आउट करनी है जो कंसिस्टेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सेट 1 फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। अब हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आइदर होंगे या फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट 1 का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन की इंटू 100 करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेट 2 के लिए कम्युलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करोगे बाय द सेम फॉर्मूला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में इंटू 100 करके उसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कंपेयर करो, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे मतलब कंपेरेटिवली कम होगा, सपोज करो सेट 2 का कम है सेट 1 से, तो हम लोग क्या कहेंगे, सेट 2 इज मोर कंसिस्टेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम रहता है कंपैरिजन में, सपोज ए का कम है बी से, तो मतलब ए क्या है, कंसिस्टेंट डाटा है ए के लिए, सो ए मोर कंसिस्टेंट है बी से। सो यहाँ पे हमारे सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।